कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं आसमान से बिजलियां गिर रही होती और वो कोई आम बिजलियां नहीं होती। असल में वो थंडर ट्रिबुलेशंस होती है। और उस हेवनली ट्रिबुलेशंस ने उस पूरे आसपास के एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। लेकिन तभी हमारी नज़र एक पर्सन पर जाती है जो कि ज़मीन पर अधमरी हालत में पड़ा हुआ होता है। और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर भी होने वाला है। और फिर हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि हमें अधमरी हालत में हमें बताता है कि मेरा नाम लू चैंग है और मैं काफ़ी अनलकी पर्सन हूँ। फिर लू चैंग अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है। लू चैंग अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए हमें बताता है कि पिछली लाइफ में वो हमारी तरह ही एक मोटल था, मगर उसका कार एक्सीडेंट होने के कारण वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में रीइंकारनेट हो गया। मगर जैसे ही हमारा एमसी कल्टीवेशन वर्ल्ड में आया, उसे सभी लोग नापसंद करने लगे। यहाँ तक कि लू चैंग के माता पिता भी उसे पसंद नहीं किया करते थे। उसके पेरेंट्स भी उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत किया करते थे, क्योंकि लू चैंग का बर्थ होने के बाद उनके पूरे के पूरे विलेज में महामारी आ गई। फिर एक दिन उसके पेरेंट्स उस महामारी में मारे गए। फिर जब हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ा बड़ा हुआ तो वो एक एकेडमी में चला गया जहाँ पर कि सभी लोग उसे जीनियस मानते थे। इसीलिए उस एकेडमी के सभी डिसाइपल उसे हर एक मुसीबत से प्रोटेक्ट किया करते थे, जिस कारण काफ़ी सारे डिसाइपल उसकी वजह से मारे जाते थे। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कि हमारा एमसी उन सब यादों को याद करके काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है। और फिर साथ ही साथ हमारा एमसी अपने ऊपर हो रही हेवनली ट्रिब्यूलेशन को देखने लगता है। मगर तभी वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन हमारे एमसी पर आ गिरती है। लेकिन तभी हमारे एमसी के आगे एक सिस्टम अपीयर होने लगता है। फिर अगला सीन हम 2 दिन पहले का देखते हैं। हमें एक सेक्ट का सीन दिखाया जाता है और फिर राइटर हमें बताता है कि उस सेक्ट का नाम हेवनली सेक्ट होता है, जो कि फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट नाम के एक कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है। फिर हमें उस सेक्ट के बाहर बहुत सारे डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और उन सभी डिसाइपल्स के बीच हमारा मेन कैरेक्टर लू चैंग भी होता है। तभी लू चैंग को पीछे से एक लड़की आवाज़ देती है। उस लड़की का नाम फैंग मिंग होता है और वो लड़की 17 साल की कम उम्र में ही रिफाइनमेंट के लेवल के 7वें स्टेज पर पहुंच चुकी होती है। यानी कि वो लड़की भी एक जीनियस होती है। और फिर उस लड़की की आवाज़ सुनकर लू चैंग पीछे की ओर मुड़ता है और पीछे मुड़कर उस लड़की से कहता है, सिस्टर फैंग तुम यहाँ क्या कर रही हो। मगर तभी हम सिस्टर फैंग को देखते हैं जो कि लू चैंग के गले लगने लगती है। मगर दूसरी तरफ हमारा लू चैंग उससे दूर हो जाता है। दूर होने के बाद वो सिस्टर फैंग से पूछता है, सिस्टर फैंग क्या तुम्हें ये पता है कि आखिर अभी मेरे मास्टर कहाँ पर हैं। हम सिस्टर फैंग को देखते हैं जो कि लू चैंग को बताती है, लू चैंग तुम्हारे मास्टर अभी सेक्ट के मुख्य हॉल में हैं। ये सुनकर लू चैंग सिस्टर फैंग को शुक्रिया कहता है और सेक्ट के मेन हॉल की तरफ जाने लगता है। और हॉल की तरफ जाते हुए लू चैंग मन में सोच रहा होता है, महामारी के कारण मेरे विलेज में सभी लोग मारे गए थे और मैं 12 साल की उम्र में ही अनाथ बन गया था। मगर तब इस सेक्ट के एम्परर ने मुझे अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट किया और मुझे काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लू चैंग सेक्ट के हॉल में पहुंच जाता है और हॉल में पहुंचते ही लू चैंग वहां पर बैठे हुए सभी मास्टर्स को ग्रीट करने लगता है। फिर हमें लू चैंग के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उस सेक्ट के एम्परर होते हैं और उनका कल्टीवेशन लेवल कंबाइंड बॉडी लेवल की 9th स्टेज पर होता है, जो कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट कल्टीवेशन लेवल है। इस कल्टीवेशन लेवल के बाद सीधा इमोर्टल स्टेज आती है, जिससे कि वो कल्टीवेटर इमोर्टल वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं लू चैंग के मास्टर लू चैंग से कहते हैं, लू चैंग तुम अपनी ट्रेनिंग में काफ़ी अच्छा कर रहे हो। अपने मास्टर की इस बात को सुनकर लू चैंग हाथ जोड़ते हुए अपने मास्टर से कहता है, मास्टर ये सब आप ही की वजह से हो पाया है। अगर आप खुद मुझे ट्रेन ना करते तो मैं कभी भी इतनी जल्दी क्यूआई रिफाइनमेंट के 7th लेवल पर नहीं पहुंच पाता। लू चैंग की इस बात को सुनकर हम वहां पर बैठे हुए कुछ एल्डर्स को देखते हैं जो कि एक दूसरे से कहने लगते हैं, ये लड़का सच में एक जीनियस है। तभी हम वहां पर बैठे ग्रैंड एल्डर को देखते हैं जिसका कि नाम मुरोंग कुई होता है और वो एल्डर कंबाइंड बॉडी के 3rd लेवल पर होता है। और फिर वो एल्डर लू चैंग की इस बात को सुनकर लू चैंग से कहता है, हालांकि बच्चे तुम भी एक जीनियस हो, मगर फिर भी किंग यू का टैलेंट तुमसे कहीं ज्यादा है। उस एल्डर की इस बात को सुनकर हम लू चैंग को देखते हैं जो कि किंग यू की तरफ देखते हुए सोचने लगता है कि सच में ये किंग यू मुझसे कई ज्यादा पावरफुल है। फिर हम किंग यू को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और हम देखते हैं वो 19 साल की होती है। यानी कि किंग यू हमारे एमसी से 1 साल बड़ी होती है और साथ ही साथ किंग यू क्यूआई रिफाइनमेंट के 9वें लेवल पर होती है। तभी हम हेवनली सेक्ट के पेट्रियार्च को देखते हैं जो कि लू चैंग से कहता है, लू चैंग तुम्हारी फिजिक काफ़ी ज़्यादा यूनिक है
और तुम एक स्पेशल टैलेंट हो, मगर कभी भी मेरे सर को नीचे मत झुकने देना। अपने मास्टर की इस बात को सुनकर आगे से लू चैंग भी अपने मास्टर से ठीक है कहता है, और साथ ही साथ वो अपने मन में सोचने लगता है, आखिर मेरे पास ऐसा कौन सा स्पेशल टैलेंट है जो कि मुझे नहीं दिखता मगर मेरे मास्टर को दिखता है। हम उस एम्परर को देखते हैं जो कि लू चैंग से कहते हैं, लू चैंग तुम काफ़ी समय बाद अपनी ट्रेनिंग से वापस आए हो, तो मैंने इस खुशी में तुम्हारे लिए काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स किए हैं। और हेवनली सेक्ट के पाट्रियार्च की इस बात को सुनकर वहाँ बैठे हुए सभी एल्डर्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और सिर्फ एल्डर्स ही नहीं बल्कि हमारा लू चैंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी दूसरी तरफ हम पाट्रियार्च को देखते हैं जो कि अपनी कुर्सी से खड़ा होकर सभी लोगों से कहता है, मैं अब कुछ ही समय बाद इमोर्टल वर्ल्ड की ओर असेंड करने वाला हूँ। तभी कहानी का नरेटर हमें बताता है कि आखिर असेंड का मतलब क्या होता है। तो कहानी का राइटर बताता है कि ये कल्टीवेशन वर्ल्ड है, मगर इस वर्ल्ड में कोई भी इमोर्टल नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड एक लोअर रियल्म है, और जो कोई भी इस वर्ल्ड में हेवनली टर्बुलेशन को सरवाइव कर लेता है वो पर्सन इमोर्टल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, और साथ ही साथ इमोर्टैलिटी को भी हासिल कर लेता है, और इसी को इमोर्टल वर्ल्ड में असेंड करना कहते हैं। और इस लोअर रियल में आखिरी के 3000 सालों में किसी ने भी हेवनली टर्बुलेशन को सरवाइव नहीं किया है। फिर हम लू चैंग को देखते हैं जो कि अपने मास्टर को देखकर सोचने लगता है, मुझे नहीं पता कि मास्टर इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर है भी या फिर नहीं, लेकिन तभी आगे से लू चैंग के पाट्रियार्च लू चैंग से कहते हैं, लू चैंग तुम मेरी चिंता मत करो, तुम तो मेरे गोंग मेथड को जानते ही हो ना। और गोंग मेथड का नाम सुनते ही हम देखते हैं लू चैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो हमें बताता है गोंग मेथड मास्टर की एक ऐसी प्राचीन तकनीक है जिसका कि नाम स्टील द स्काई है, और मुझे लगता है मास्टर उसी की मदद से उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को सरवाइव करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लू चैंग के मास्टर को देखते हैं जो कि वहां पर बैठे हुए सभी एल्डर्स से कहते हैं, मैं इस फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट में 3000 सालों बाद पहला इमोर्टल बनने वाला हूँ, और इससे हमारे हेवनली सेक्ट की काफ़ी ज़्यादा तरक्की होगी। वहीं दूसरी तरफ हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि बड़े ही गुस्से से उस पाट्रियर्च को देख रहा होता है। उस एल्डर को देखकर ये पता लग रहा होता है कि उसे पाट्रियर्च से काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है। लेकिन तभी हम एम्परर को देखते हैं जो कि लू चैंग से कहता है, लू चैंग कल सुबह तुम पास के सियोल माउंटेन पर पहुंच जाना। ये बोलने के बाद पाट्रियार्च अपने 1000 टोकन को लू चैंग की ओर फेंककर उसे लू चैंग को दे देता है, और वहीं हम देखते हैं लू चैंग उस टोकन को अपने हाथ में पकड़ लेता है। तभी लू चैंग के पीछे सिस्टर फैंग आ जाती है, और सिस्टर फैंग उस टोकन को देखते हुए लू चैंग से कहती है, ब्रदर लू, आप तो काफ़ी ज़्यादा लकी, पाट्रियर्क ने इस टोकन को आपको देकर आपको अपनी लेगेसी को पास ऑन कर दिया है। यानी कि पाट्रियर्क के इमोर्टल वर्ल्ड में जाने के बाद इस सेक्ट के अगले एम्परर आप होंगे। दूसरी तरफ उस टोकन को पाकर हम लू चैंग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी हम एम्परर को देखते हैं जो कि अपनी जगह से गायब होने लगते हैं, और गायब होते हुए पेट्रियर्च वहां पर बैठे हुए सभी लोगों से कहते हैं, मीटिंग डिसमिस, यानी कि ये मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। और मीटिंग के खत्म होते ही हम सिस्टर फैंग को देखते हैं जो कि लू चैंग से कहती है, ब्रदर लू, अब तो आप इस सेक्ट के अगले एम्परर बनने वाले हैं, और फिर धीरे धीरे आप भी एक इमोर्टल बन जाएंगे। सिस्टर फैंग की इन सभी बातों को सुनकर लू चैंग काफी ज्यादा शर्माने लगता है। तभी सिस्टर फैंग लू चैंग को आंख मारते हुए कहती हैं, ब्रदर लू, जब आप अमीर हो जाओगे तब कहीं आप मुझे भूल मत जाना। तभी हम सिस्टर फैंग के पीछे किंग यू को देखते हैं। लू चैंग किंग यू को देखकर किंग यू को बुलाने लगता है, मगर किंग यू चलती चलती लू चैंग से आगे निकल जाती है। लेकिन तभी किंग यू अपनी जगह पर रुक जाती है और लू चैंग से कहती है, कंग्रेचुलेशंस लू चैंग, तुमने काफी जल्दी क्यूआई रिफाइनमेंट के 7वें स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया, मगर ये तुम्हारे लिए काफी नहीं रहेगा। ये बोलकर किंग यू वहां से जाने लगती है, और वो जाते जाते लू चैंग से कहती है, लू चैंग, तुम्हें अब अपना ध्यान खुद रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लू चैंग को देखते हैं जो कि बस किंग यू को वहां से जाता हुआ देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं सिस्टर फैंग अपना मुंह फुलाकर लू चैंग से कहती है, ब्रदर लू, हम दोनों ही क्यूआई रिफाइनमेंट के 7वें लेवल पर हैं और हम दोनों ही एक जीनियस हैं, तो आप इस लड़की की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ लू चैंग मन में सोच रहा होता है, वैसे किंग यू ने जो कुछ भी कहा है वो सही ही कहा है, अभी मुझे काफी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। अगले सीन में हम देखते हैं लू चैंग और सिस्टर फैंग उस हॉल से बाहर जाने लगते हैं। फिर कहानी का नरेटर हमें इस दुनिया के कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि कल्टीवेशन कोई आसान चीज नहीं है,
और इस लोअर रेल में कल्टीवेशन को पूरे 6 भागों में बांटा गया है और उन सभी भागों में 9 लेवल्स होते हैं और एक लेवल से दूसरे लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी ज्यादा समय लगता है और कई कल्टीवेटर तो इस समय के दौरान मारे भी जाते हैं। और इस वर्ल्ड में कल्टीवेशन के बिना कोई भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि इस रेल्म के कल्टीवेटर्स आम इंसानों को किसी कीड़े की तरह ट्रीट करते हैं। फिर अगला सीन हम अगले दिन सुबह का देखते हैं। हम देखते हैं सियोल माउंटेन में पैट्रियच और लू चैंग दोनों ही आ गए होते हैं। तभी पैट्रिया लू चैंग से कहता है, मैं यहाँ पर हेवनली टर्बुलेशन को सरवाइव करने वाला हूँ, तुम बस साइड में खड़े होकर मुझे आसपास के डैमनिक एनिमल से गार्ड करना। अपने मास्टर की इस बात को सुनकर हम लू चैंग को देखते हैं, जो कि मन ही मन सोच रहा होता है, मास्टर तो सच में काफी ज्यादा फास्ट है। तभी हम पैट्रियच को देखते हैं, जो कि पीछे की ओर मुड़ता है और लू चैंग से कहता है, डिसाइपल, ये तुम्हारे और मेरे बीच का एक सीक्रेट रहेगा। अपने मास्टर की इस बात को सुनकर आगे से लू चैंग भी अपना सर हाँ में हिला देता है। फिर हम वापस से पेट्रियच को देखते हैं, जो कि कुछ कर्सेस को बोलने लगता है और अगले ही पल हम देखते हैं पेट्रियच की बॉडी से रेड कलर की ठंडर निकलने लगती है और अभी भी वो एम्परर लगातार ही कर्सेस को बोलता जा रहा होता है, जिससे कि अब उस पेट्रियच की बॉडी से काफी सारी ठंडस निकल लगती है। वहीं दूसरी तरफ लू चैंग भी ये सब देख रहा होता है और वो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बड़ी हैरानी से सोचने लगता है, क्या यही वो टेक्निक है जिससे कि मास्टर हेवनली ट्रिब्यूलेशन को सरवाइव करने वाले हैं। लेकिन तभी वो पैट्रियच आसमान की ओर देखने लगता है और हम देखते हैं आसमान में चारों तरफ बादल आ जाते हैं और अगले ही पल पैट्रियच आसमान में उड़ने लगता है और अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। वापस से पैट्रियच कुछ मंत्रों को चैट करने लगता है, जिससे कि उस एरिया का मौसम और भी ज्यादा खराब होने लगता है और अगले ही पल हम देखते हैं आसमान से थंडर ट्रिब्यूलेशन गिरने लगती है। मगर हम देखते हैं कि वो थंडर ट्रिब्यूलेशन पैट्रियच पर गिरने की जगह लू चैंग पर गिर रही होती है। इस बात से लू चैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान को बचाकर उन थंडर से भाग रहा होता है और भागते हुए लू चैंग अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, आखिर ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन मुझ पर क्यों गिर रही है। लेकिन तभी हम उस पैट्रियच को देखते हैं, जो कि लू चैंग की ओर देखकर एक ईवल हंसी हंसता है और दूसरी तरफ वो बेचारा लू चैंग मास्टर मास्टर चिल्ला रहा होता है। लेकिन तभी हम पैट्रियच को देखते हैं, जो कि अपनी फिंगर्स की मदद से लू चैंग के पर एक काफी पावरफुल अटैक कर देता है और हम देखते हैं पैट्रियच के उस अटैक से लू चैंग के दोनों हाथ और दोनों पैर बन जाते हैं और बेचारा लू चैंग वहीं जमीन पर गिर जाता है और अब सभी ट्रिब्यूलेशन उस बेचारे पर गिरने लगती है। लू चैंग दर्द के मारे काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अगले ही पल हम देखते हैं हेवनली ट्रिब्यूलेशन से उस जमीन पर भी खड्डा हो जाता है जहां पर कि हमारा बेचारा लू चैंग गिरा हुआ होता है। तो दूसरी तरफ हम पेट्रियच को देखते हैं, जो कि सच में एक डेविल लग रहा होता है और वो पेट्रियच बड़े ही डेविलिश तरीके से लू चैंग से कहता है, तुम सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने तुम्हें बचाया क्यों नहीं और आखिर ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन तुम पर क्यों गिर रही है, जबकि इन्हें मेरे ऊपर गिरना चाहिए। तुम काफी कंफ्यूज लग रहे हो, मगर कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। यहाँ पर ये हेवनली ट्रिब्यूलेशंस मैंने नहीं बल्कि तुमने बुलाई है। अपने मास्टर की इस बात को सुनकर हम देखते हैं लू चैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है, यहाँ तक कि लू चैंग के चेहरे से पसीना भी आने लगता है और लू चैंग बड़े ही गुस्से में चिल्लाकर अपने मास्टर से कहता है, कमीने कहीं के, आखिर भला तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये बोलने के बाद लू चैंग अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। तभी हम उस पैट्रियच को देखते हैं, जो कि लू चैंग से कहता है, लू चैंग, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास डिजास्टर्स को अट्रैक्ट करने वाली फिजिक है और ये फिजिक सच में काफी ज्यादा रियर है। और जैसे ही मुझे ये पता लगा कि तुम्हारे पास इस तरह की फिजिक है, मैं तुम्हें उसी दिन से पूरी मेहनत से ट्रेन करने लग गया, क्योंकि मैं जानता था कि आखिर में तुम मेरे बड़े काम आने वाले हो। पैट्रियच की इस बात को सुनकर हम लू चैंग को देखते हैं, जो कि पैट्रियच से कहता है, आखिर अब तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। आगे से वो पैट्रियच हंसते हुए लू चैंग से कहता है, जो तुम्हारे विलेज में महामारी आई थी उसे लाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं था, और मैंने ही तुम्हारे पेरेंट्स को भी खत्म किया था ताकि तुम अनाथ हो जाओ और तुम्हारे पास मेरा डिसाइपल बनने के अलावा और कोई भी रास्ता ना हो। पैट्रियच की इस बात को सुनकर हम लू चैंग को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा रोने लगता है और अपने पेरेंट्स को याद करने लगता है। सच में ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल होता है। फिर हम वापस से उस पैट्रियच को देखते हैं, जो कि लू चैंग से कहता है, हालांकि तुम्हारी ये बॉडी शुरुआत में इतनी अच्छी नहीं थी,
इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ के सभी डिसाइपल्स को मरवा कर उनके ब्लड से तुम्हारी बॉडी को रिफाइन किया और तुम्हारी बॉडी को इस काबिल बनाया कि तुम हेवनली ट्रिब्यूलेशन जैसे डिजास्टर को समन कर पाओ। इस बात को सुनकर हमारा बेचारा लू चैंग और भी ज्यादा टूट जाता है और फिर लू चैंग मन ही मन सोचते हुए कहता है, मेरी वजह से वो बेचारे निर्दोष डिसाइपल्स भी मारे गए। वहीं दूसरी तरफ वो पार्टियक एक ईवल हंसी हंसते हुए लू चैंग से कहता है, बच्चे तुम उदास क्यों हो रहे हो, वैसे भी अब तुम भी उन्हीं डिसाइपल्स के पास जाने वाले हो। फिर पेट्रियच ऊपर की ओर देखकर लू चैंग से कहता है, लू चैंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी वजह से अब इमॉर्टल वर्ल्ड में जाने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम लू चैंग को देखते हैं जो कि अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपनी सोर्ड को अपने पेट्रियच को दिखाते हुए कहता है, घटिया कमीने कहीं के, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मगर दूसरी तरफ वो पाट्रियच हंसते हुए लू चैंग से कहता है, लू चैंग क्या तुम ये जानते हो कि तुम अभी तक इन हेवनली ट्रिब्यूलेशन को कैसे सरवाइव कर पा रहे हो? वो इसलिए क्योंकि अभी तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ये बोलने के बाद वो पाट्रियच लू चैंग से अपने टोकन को वापस ले लेते हैं और जैसे ही वो पाट्रियच लू चैंग से अपना टोकन वापस लेता है, हम देखते हैं आसमान से रेड कलर की ठंडर निकलने लगती है और वो ठंडर असल में एक एनलाइटमेंट होती है जो कि सीधा आकर उस पैट्रियच पर गिरने लगती है और हम देखते हैं पेट्रियक जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरी तरफ वो बेचारा लू चैंग अपनी तलवार को खुद की तरफ करके खुद को मारने लगता है, लेकिन तभी वो पेट्रियच लू चैंग से कहता है, कमीने अगर तुझे मरना ही है तो मेरे काम आकर मार। ये बोलने के बाद वो पैट्रियच लू चैंग के हाथ के ऊपर एक अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं पैट्रियच के उस अटैक से लू चैंग की सोर्ड टूट जाती है और सिर्फ सोर्ड ही नहीं टूटती बल्कि लू चैंग का हाथ भी फ्रीज हो जाता है और ये देखकर तो लू चैंग और भी ज्यादा घबरा जाता है। मगर अगले ही पल वो सभी हेवनली ट्रिब्यूलेशंस उस बेचारे लू चैंग पर गिरने लगती है। हम देखते हैं लू चैंग उस हेवनली ट्रिब्यूलेशंस के बीच दर्द से चिल्ला रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वो पैट्रियच इमॉर्टल वर्ल्ड की ओर निकलने लगता है और साथ ही साथ वो पैट्रियच लू चैंग पर जोर जोर से हंस रहा होता है और उस पैट्रियच को इमॉर्टल वर्ल्ड में जाते हुए हेवनली सेक्ट के सभी एल्डर्स भी देख रहे होते हैं। तभी वहां पर खड़ा हुआ एक एल्डर कहता है, पैट्रियक तो सच में इमॉर्टल वर्ल्ड की तरफ असेंड हो रही है। तभी हम वहां पर खड़ी हुई एक लेडी एल्डर को देखते हैं जो कि वहां पर खड़े हुए सभी एल्डर्स से कहती हैं, मुझे नहीं लगा था कि इस लो रियल्म से भी कोई इमॉर्टल वर्ल्ड में जा सकता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो पेट्रियच इमॉर्टल वर्ल्ड में चला जाता है और उस सोल माउंटेन में अब कोई भी नहीं होता सिवाय लू चैंग के। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम लू चैंग को देखते हैं जो कि खुद से कहता है, तो ये मेरी कहानी का सच था, मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को भी। आखिर में अब मैं खुद भी मर रहा हूँ सिर्फ उस कमीने मास्टर की वजह से। मगर मैं मरना नहीं चाहता, आखिर मेरी क्या गलती थी। लेकिन तभी लू चैंग के आगे सिस्टम की एक विंडो खुल जाती है जिसमें कि लिखा होता है, ये सिस्टम होस्ट के साथ सक्सेसफुली अटैच हो चुका है। लू चैंग अपने सामने उस सिस्टम को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अगले ही पल लू चैंग खड़ा होते हुए खुद से कहता है, क्या मैं जिंदा हूँ? फिर लू चैंग अपनी बॉडी की तरफ देखता है और लू चैंग देखता है कि जितनी भी इंजरीज उसकी बॉडी पर आई थी वो सब अब गायब हो चुकी। फिर लू चैंग सिस्टम की ओर देखता है और लू चैंग उस सिस्टम को देखकर कहता है, ये तो गोल्डन टच सिस्टम है, लगता है अब मैं अनलकी नहीं रहा, मैं अब इस पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करूंगा। ये बोलने के बाद लू चैंग खुश होकर उस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही लू चैंग उस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, हम देखते हैं उसके आगे एक सिस्टम पैनल खुल जाता है जहां पर कि लू चैंग की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है और साथ ही साथ सिस्टम ने लू चैंग को एक टास्क भी दिया होता है और सिस्टम का वो टास्क ये होता है कि लू चैंग को हेवनली ट्रिब्यूलेशन को सरवाइव करना है, क्योंकि हमारा लू चैंग ऑलरेडी कर चुका होता है। इसीलिए हमारे लू चैंग को सिस्टम की तरफ से काफी सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं और उन सभी नोटिफिकेशंस में लू चैंग के लिए काफी सारे रिवॉर्ड्स होते हैं। लेकिन तभी सिस्टम लू चैंग को एक और टास्क दे देता है और उस टास्क का नाम होता है डे रॉबरी। उस टास्क को देखकर लू चैंग को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तभी लू चैंग कुछ नोटिस करता है और वो पीछे की ओर देखता है और लू चैंग देखता है कि उसके पीछे बहुत सारे डिमोनिक वुल्व्स आ गए होते हैं। उन वुल्व्स को देखकर लू चैंग मन ही मन कहता है, हेवनली ट्रिब्यूलेशन से बचने के बाद अब ये डिमोनिक वुल्व्स कहाँ से आ गए। हम देखते हैं लू चैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सिस्टम से कहता है, सिस्टम गिफ्ट बैग को खोलो। और जैसे ही लू चैंग सिस्टम को ये कहता है, हम देखते हैं लू चैंग को सिस्टम के गिफ्ट बैग में से एक रिवॉर्ड मिल जाता है और वो रिवॉर्ड एक टेक्निक होती है
और उस टेक्निक का नाम रीच टू इमॉर्टैलिटी होता है। वहीं दूसरी तरफ हम उन डिमोनिक वुल्व्स को देखते हैं जो कि लू चैंग पर अटैक करने के लिए लू चैंग की ओर कूदते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिस्टम की वो दी हुई टेक्निक लू चैंग के माइंड में घुसने लगती है और हम देखते हैं अपने आप ही लू चैंग उस टेक्निक को सीख जाता है। और उस टेक्निक को सीखने के बाद अगले ही पल लू चैंग की बॉडी से काफी सारा ऑरा निकलने लगता है। और अगले सीन में हम देखते हैं वो ऑरा लू चैंग अपनी सोड में जनरेट करने लगता है और फिर अपनी सोड की सिर्फ एक ही स्ट्राइक से वहां खड़े एक डेमोनिक वुल्फ को खत्म कर देता है। हम देखते हैं अब लू चैंग काफी ज्यादा डेविलिश लग रहा होता है। लू चैंग की इतनी पावर्स को देखकर बाकी के डिमोनिक वुल्व्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो पीछे हटने लगते हैं। मगर आगे से लू चैंग उन सभी डिमोनिक वुल्व से कहता है आखिर अब तुम सभी क्रीचर्स को क्या हो गया है, तुम सभी मुझसे यूं डर क्यों रहे हो। ये बोलने के बाद लू चैंग बड़ी ही तेजी से भागते हुए उन सभी डिमोनिक वुल्व्स को गाजर मूली की तरह काटने लगता है। हम देखते हैं कहीं किसी डेमोनिक वुल्फ का सर कटकर गिरता है तो कहीं किसी के पैर। हम देखते हैं लू चैंग उन सभी डिमोनिक वुल्फ्स को मारकर चारों तरफ ब्लड ही ब्लड कर देता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर कि हम देखते हैं लू चैंग ने सभी डिमोनिक वुल्व्स को मार दिया होता है और अब लू चैंग अपनी सिस्टम की विंडो खोलकर खड़ा हुआ होता है। मगर तभी वो सिस्टम लू चैंग को एक और मिशन दे देता है और उस मिशन का नाम होता है हेवनली ट्रिब्यूलेशन। यानी कि हमारे एमसी को एक बार फिर से हेवनली ट्रिब्यूलेशन को सरवाइव करना होगा।